कोशिश तो मेरी पूरी 15 मार्च तक की टारगेट है यार। ठीक है, अब आप लिखो इसमें, आज हम कर लेते हैं एक सेक्शन फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्या है सेक्शन फॉर्मूले का? सपोज करो जैसे हम 2 डायमेंशन पेन समझ लेते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट लेट से यहां पर हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया, वेक्टर बना दिया, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। ओ से बी को ज्वाइन किया, वेक्टर बना दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। मैंने इसको पोजीशन वेक्टर पढ़ा, क्यों पढ़ा मैंने पोजीशन वेक्टर? खाली वेक्टर नहीं बोला मैंने, इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, फिक्स्ड है, तो जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा हम उसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर होगा। अब लेट से ये वाला जो वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं, चलो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ए बी को ज्वाइन करना है, और डायरेक्शन जो मर्जी ले लेते हैं, चलो मैंने डायरेक्शन ऐसे ले ली, ए टू बी ले ली, तो क्या ये ए बी वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर है क्या? नहीं, नो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन नहीं है, वो तो ए है, और ए इधर उधर कहीं मूव कर सकता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ ए बी वेक्टर के ऊपर एक पॉइंट सी लिया मैंने, ये सी पॉइंट है, और ओरिजिन से सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो और डायरेक्शन भी दे दी मैंने ओ टू सी, तो क्या ये पोजीशन वेक्टर रहेगा? हाँ, ये पोजीशन यस वेक्टर ओरिजिन से। तो आपको क्या निकालना है, ये वाला वेक्टर फाइंड करना, ये सी वेक्टर आपको फाइंड करना, जबकि ये सी वेक्टर सी पॉइंट पे मीट कर रहा है ए बी सेगमेंट को, और इसको डिवाइड कर रहा है M1 और M2 के रेशियो। तो हमें कौन क्या 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 चीजें पता है, शुरू से सुनो, हमें ये वाला वेक्टर पता है ए वेक्टर, हमें ये वाला वेक्टर पता है बी वेक्टर, और ये सी पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है M1 M2 के रेशियो में, तो ये सी वेक्टर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो 2 लाइन का प्रूफ भी कर लेते हैं। AC वेक्टर, ये AC हो गया, और ये जो CB वेक्टर है, इन दोनों में रेशियो होगा M1 और M2 का, या आप ऐसे कह सकते हो AC वेक्टर इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इंटू CB वेक्टर, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर है, तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एक सेकंड आदर्श को, तो कोलिनियर है ना, तो इसलिए मैंने AC को लैम्डा टाइम्स ऑफ CB कर दिया, देखो ये लैम्डा की वैल्यू ले ली मैंने, M1 अपॉन M2, कोलिनियर में ये कंडीशन होती है ना। अब AC वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, उल्टा माइनस करेंगे ना, तो C का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c, जो हमें निकालना है, माइनस A का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a, ये स्मॉल a, इक्वल टू M1 ब्रैकेट CB को लिखेंगे B का पोजीशन वेक्टर जो हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माइनस C वेक्टर अपॉन वाले M2 को इधर भेज दिया, ये M2 नंबर को इधर मल्टीप्लाई भेज दिया, ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ब्रैकेट खोलेंगे, M2 के साथ आएगा C वेक्टर, M2 के साथ आएगा A वेक्टर, उधर M1 के साथ आएगा B वेक्टर, माइनस M1 के साथ आएगा C वेक्टर। आपको कौन सा वेक्टर निकालना है? C वेक्टर। अगर C वेक्टर निकालना है तो ये इधर होना चाहिए, क्योंकि 2 C वेक्टर तो नहीं हो सकते, इसको इधर लाके प्लस करेंगे, ठीक है, बेसिक सी बात सुन लो, और जब प्लस करेंगे तो C वेक्टर कॉमन ले लेंगे, आप मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा? राइट, M2 प्लस M1, उधर क्या बचेगा? उधर बताओ सामने की तरफ, M1 B वेक्टर प्लस M2 A वेक्टर, और अगर मेरे को C वेक्टर निकालना है तो ये ब्रैकेट का क्या करेंगे, ये अपॉन में डाल देंगे, तो M1 B वेक्टर प्लस M2 A वेक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, ये है आपके C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस फॉर्मूले से निकलेगा। आपको प्रूफ नहीं करना है मत करो, आपको लेकिन ये याद होना चाहिए, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो एक सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है M1 M2 के रेशियो में, तो कैसे निकला है देखो, ये वाला M1 इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, M1 पहला रेशियो दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी B वेक्टर से, फिर प्लस दूसरा रेशियो पहले वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा क्रॉस में, M1 जाएगा B के साथ, M2 जाएगा A वेक्टर के साथ, और डिवाइड में सम ऑफ द रेशियो। तो बहुत छोटा सा प्रूफ है इसलिए मैंने करवा दिया है, और ये तो है इंटरनल डिवीजन, मतलब C जो है AB सेगमेंट के कहीं बीच में लाई कर रहा है,
और एक्सटर्नल डिवीजन भी लिख लेना यहाँ पे, उसका प्रूफ नहीं करते। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है सी ए बी सेगमेंट के बीच में कहीं नहीं आएगा, या तो ए बी को एक्सटेंड करके आगे इधर आएगा, या बी ए को एक्सटेंड करके इधर आएगा सी। तो ये जो सी पॉइंट है तब ये कहलाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो उस केस में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, बस ये दोनों जगह माइनस कर लेना, m1 के साथ b वेक्टर माइनस m2 के साथ a वेक्टर, और डिवाइड में भी m1 माइनस m2 कर देना बस। अगर देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा सेगमेंट ए बी है, ठीक है, अब सी इसके बीच में नहीं है, सी किधर हो सकता है, इधर प्रोड्यूस करने पर यहां हो सकता है। तो अब पता रेशियो कैसे गिवन होगा, ये m1 होगा, ये यहां से यहां तक का AC, और ये m2 होगा। तो ये यही फॉर्मूला प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, B को मान लेते हैं A और C का इंटरनल, भाई C एक्सटर्नल में चला गया तो B क्या हो गया, B A और C का इंटरनल हो गया, और ये वाला जो पार्ट है m1, ये जो AB पार्ट है ये हो जाएगा m1 माइनस m2 का रेशियो। तो हम B में लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला और उससे C वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं, तो वो ये आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा आएगा एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा एक बात बताओ, पहले आप नोट कर लो, चलो थोड़ा जल्दी जरा। नोटेड सर। ओके, अब एक बात बताओ सर C, वरना हम सेकंड एक्सटर्नल डिवीजन के केस में मतलब बी को मानते हुए फिर निकाल सकते हैं। क्यों नहीं, इसमें कह रहे हो ना, हाँ बिल्कुल। हाँ आप कैसे उसमें बी को, ये वाला फॉर्मूला यूज ही मत करो, हटा दो। आप एक काम कर सकते हो, बी को इंटरनल मान लो, बी को तो यहाँ लिख देना, ये तो हो गया बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला जो रेशियो है ना m1 माइनस m2, वो मल्टीप्लाई होगा इस सी वेक्टर से, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू सी वेक्टर प्लस, क्योंकि हम तो इंटरनल ले रहे हैं, और m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a वेक्टर के साथ, तो m2a, और नीचे आएगा दोनों का सम, सम में क्या क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 प्लस m2, तो वो रह जाएगा आपका खाली m1। उससे आप सी निकालोगे तो भी 100% आंसर करेक्ट आएगा। ओके सर। चलो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में इसके लगभग 3 क्वेश्चन है शायद। हाँ मैं ये पूछ रहा था, सॉरी बीच में रह गई बात, वो जैसे मान लो ये ए बी सेगमेंट था ना हमारा, अगर सी इंटरनली, सी जैसे यहाँ पे ले लिया, इसको बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट का मतलब समझते हो ना, बराबर भाग में बांट दे, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। यहाँ पे जरा 1 1 1 1 पुट करके रीड करके बताओ क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, तो ये मिड पॉइंट का हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अगर बोलेगा सी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पता है, इसका भी पता है, और इसका निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इन दोनों वेक्टर को प्लस करके डिवाइड 2 कर देंगे, तो ये बीच वाला वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब आप एक क्वेश्चन लिखो इसी का, 3 मार्क्स में आ सकता है, अगर ये बोर्ड में आता है तो 3 मार्क्स, क्योंकि ये बोर्ड में 4 मार्क्स का ऑलरेडी आया हुआ है। इसके हमने कितने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, वैसे 5 किए थे। अच्छा चलो ठीक है, एक मैं इसका क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। ऑडिशन में ना ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है एक्सरसाइज को। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, एक क्वेश्चन लिख लो आप, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, जो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, वेयर ए इज, वेयर पॉइंट ए इज, पॉइंट ए नोट करो, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 4 -2,
and B point is 1 2 4. ये एक रफ फिगर ना हो ऐसे में, क्योंकि पॉइंटर स्पेस में होंगे ये। जैसे ये कोई सेगमेंट है ए बी, तो सी जो है उसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अब लिख लो इंटरनली इन द रेशियो, इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ये जो सी पॉइंट है इस ए बी सेगमेंट को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। हमने छोटी सी ऐसी रफ फिगर बना ली, मतलब वैसे जरूरत नहीं है इसमें फिगर की। अब आप एक काम करो, मुझे जरा 2-3 चीजें बताते जाओ जल्दी जल्दी। जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया मान लेते हैं हमने, तो आप मुझे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बोलो, ओ ए वेक्टर। 3i caps plus 4j caps minus 2k caps. करेक्ट है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? I caps plus 2k caps plus 4j caps. Sorry sir, वो wrong. 4k है, ठीक है। अब आपको एक तीसरा पॉइंट है सी, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाना है, आपको निकालना है ओ सी वेक्टर। तो जो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, जैसे रेशियो क्या दिया मैंने आपको, 2:3 दिया, ठीक है। फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर को मत देखो चाहे। तो ये जो पहला वाला रेशियो है, ये पहला रेशियो हो गया ना 2, इसको मल्टीप्लाई पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से नहीं करना है। पहले वाले पॉइंट रेशियो को पहले वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले के साथ। तो मैं फॉर्मूला क्या शो करूंगा टीचर को, ट्वाइस ऑफ ओ बी वेक्टर, फिर प्लस क्योंकि इंटरनल डिवीजन है, फिर 3 इंटू ओ ए वेक्टर और डिवाइड में 2 + 3, बस ये करना है, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ ओ बी कर लो, इसका ट्वाइस कर लो सीधा, 2i + 4j + 8k प्लस इसका थ्राइस कर लो, 9i + 12j एंड -6k एंड डिवाइडेड बाय 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो लोग, ये तो 2 मार्क्स का है, अभी 3 का नहीं है। 2i + 9i 11i और 4 + 12 16j और 8 - 6 + 2k डिवाइडेड बाय 5। ये वो पोजीशन वेक्टर है जो ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा 2 और 3 के रेशियो में। ये आंसर हो गया बस। तो रेशियो जब देंगे तो आप मान लो पहला वाला रेशियो ले रहे हो, तो उसको अपने क्वेश्चन के गिवन पॉइंट में, जैसे उसने ए बी दिया है, तो उसने क्वेश्चन में पहले आपको ए दिया है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई इसके पोजीशन वेक्टर से मत करना, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, दूसरे वाला मल्टीप्लाई होगा पहले वाले के साथ। एक और करेंगे बस, ये क्लियर हो गया। Yes sir. एक और कर लो बस आप। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2। अब लेटर स्मॉल बनाएंगे आप, मैंने बोला ए वेक्टर तो स्मॉल लेटर बनेगा, इसका मतलब इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are the position vectors of the points A and B, if A vector and B vector are the position vectors of the point A and B, and C is a point on AB, capital C is a point on AB such that C is a point on AB such that 3 times of AC is equals to 2 times of AB। एक लाइन ड्रॉ करके इसको जरा देख लेना क्या बोल रहा है। 3AC is equals to twice of AB, then find the position vector of C, then find the position vector of C। एक तो ये कंडीशन दी हुई है, ये लिख लो, नहीं ध्यान से देखो, फिगर बनाना तो पता चलेगा। और ए का पोजीशन वेक्टर डिनोट करना है आपको स्मॉल ए से, और बी का पोजीशन वेक्टर डिनोट करना है स्मॉल बी से। तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी निकलने वाला है। रेशियो तो आप यहां से खुद पता करोगे। सी पॉइंट का, सी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, कहीं बीच में आ रहा होगा, जैसे एक सेगमेंट ये बना लो आप, सी पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। तो अब रेशियो आप देख लो यहां से क्या रेशियो बन रहा है। ये रेशियो चाहिए ए सी और सी बी, 2। देख लो, बड़ी आसान सी बात है, क्लास 10 का बच्चा सॉल्व करके बता दे। 2:3 आएगा, ए सी और सी बी का रेशियो 2:3 आएगा। अच्छा जी, और कोई? 2:1. 2:1 बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे, भाई मेरे को शुभम ने बताया 2:1, ये कह रहे हैं 2:1 आएगा। एसी और सीबी का रेशियो जब तक नहीं ढूंढोगे सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते।
ये तो AC और AB बन रहा है, AC और AB है ये तो, नहीं हो रहा। देखो बहुत आसान सी बात है भाई, देखो 3AC को 3AC रहने दो, AC तो ये वाला पार्ट है ही क्योंकि, अब AB पूरा आ गया, AB को तोड़ लो ना दो पार्ट में, AC प्लस CB, ऐसे तोड़ लिया देखो मैंने AB को, ये ब्रेक कर दिया। अच्छा 3AC का 3AC, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2AC प्लस 2CB, मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2AC इधर माइनस में ले आओ, एक AC रह गया, उधर क्या रह गया 2CB। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AC अपॉन CB इक्वल टू 2, ये CB नीचे आ गया ना AC के, तो AC और CB का रेशियो कितना है शुभम, आपका आंसर ठीक है 2:1। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो आपको लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। तो किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है? सी का ए और बी के तो दिए हुए हैं ना, ए का पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं स्मॉल ए ले लो, बी का कह रहे हैं स्मॉल बी ले लो, वैल्यू नहीं दी हुई बस ये ले लो। यशवंत 2 मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके पोजीशन वेक्टर से या इसके पोजीशन वेक्टर से, बी वाले से, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बी है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया देखो, 2 इंटू बी वैक्टर प्लस 1 इंटू इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ए से बोले जा रहा है, तो 1 इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, ये आंसर हो गया लो, खत्म। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। हो गया, आगे चलते हैं। अब आप लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहां से शुरू करते हैं मेन, या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से लिख लेते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई तीन नहीं 4 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बुलाया जाता है। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बुलाया जाता है। तीसरा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी बोलते हैं इसको। चौथा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। सीबीएसई बोर्ड में ये 3 कवर होते हैं। सीबीएसई बोर्ड ये शुरू के 3 प्रोडक्ट को कवर करता है, चौथा कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि आईटी जेईई क्वेश्चंस में डाला जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया, सीबीएसई बोर्ड ने मना किया। लेकिन पैंडेमिक के 2 साल हो गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी क्रॉस लगा दो, ये सीबीएसई बोर्ड ने एबिलिटी टू आर्ट में डाला हुआ है। अब सीबीएसई बोर्ड में ये भी नहीं आता, और अगर ये है भी तो एक्सरसाइज भी नहीं मिलेगा आपको, ये सप्लीमेंट्री में पीछे जाओगे वहां जाके मिलेगा, जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वहां मिलता है। तो हम अभी तो फिलहाल ये 2 करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो मैं आपको ये करवा दूंगा, साइंस वाले बच्चों के काम आ जाएगा, कहोगे तो मैं ये भी करा दूंगा साइंस वाले बच्चों को अगर चाहिए तो। बाकी कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में वेक्टर का कोई यूज कभी भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि दिल्ली एंट्रेंस आ गया आपको यूनिवर्सिटी में ना, तो वहां एडमिशन के वक्त ये क्वेश्चन डाल दिए जाए। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो साइंस में, तो आपको 75% पीसीएम पेपर देना होता है, 75% मतलब 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स, और 25 होगा जनरल अवेयरनेस। और अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो जहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस नहीं है, वहां पे 100% जीके अवेयरनेस, बहुत टफ हो गया वो, क्योंकि जीके का कोई स्कोप नहीं है ना, कहीं से कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में कॉमर्स वाले में एडमिशन लेना है तो कॉमर्स का कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, नहीं पूरा जीके जनरल अवेयरनेस 100%। हाँ कोर्स का नहीं पूछ रहे उसमें, कोर्स का आपसे पूछेंगे पीसीएम में, वो भी 25-25-25% है। बाकी अभी मैं और पता करूंगा, ये मैंने सुना ही अभी तो सिर्फ। चलो जी स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। पहले लेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम याद रखना डॉट प्रोडक्ट। आप समझो क्या होता है, सपोज करो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है,
हमने इसको डिनोट किया स्मॉल ए से, मतलब स्मॉल ए वेक्टर है। इसी पॉइंट से जाता हुआ एक और वेक्टर है, डिफरेंट लेंथ का हो सकता है, सेम लेंथ का हो सकता है, लेट से ये बी वेक्टर है। दोनों वेक्टर कैसे हैं देखना जरा, मैं बताऊं, कोइनिशियल, सेम पॉइंट से हैं, और ये दोनों वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, लेट से थीटा, कुछ एंगल भी बना हुआ है इनके बीच में। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो तो उसको आप बीच में डॉट लगा के शो करते हो, डॉट लगा के शो करते हो, इसलिए इसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब ये होता क्या है, इक्वल टू जितनी भी ए वेक्टर की लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड, इसको आप ऐसे शो करते हो, इसकी लंबाई मल्टीप्लाई में इसकी लंबाई बी वेक्टर की, तो ये भी एक नंबर हो गया भाई, ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, और इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है थीटा, उसमें कॉस की वैल्यू, ये होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ये क्या है, नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू नंबर होती है, वेक्टर में आती है कभी, नंबर ही तो होती है। अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा, नंबर आएगा, नंबर ही तो आएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद वो एक नंबर आने वाला है। अब नंबर को हम स्केलर भी बोलते हैं, कोई नंबर जो होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लो नंबर 3, तो डायरेक्शन की क्या जरूरत है इसमें, इसमें इसको स्केलर बोला जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर निकलता है, नंबर निकलता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। तो दो वेक्टर के बीच में जितना भी एंगल होगा थीटा, उसके कॉस की वैल्यू और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें तो ये इन दोनों का कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। पहले आप ये नोट करो, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। नोटेड सर। ठीक है, अब आप लिखो इसकी प्रॉपर्टीज। नंबर 1, शुरू करें प्रॉपर्टीज। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर का कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मींस व्हाट, आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, हमेशा सेम वैल्यू होती है। दूसरा, अगर आप ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालते तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, यहां पर आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो गया। और मुझे बताओ ए और ए के बीच में एंगल कितना मानोगे, ए की वेक्टर है 0 डिग्री, वो तो सेम वेक्टर है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब मैं यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो नहीं पुट करूंगा, तो खाली क्या रह गया, बस ये रह गया। तो कभी भी दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपका ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, 0 पता है किस वजह से आएगा, लंबाई तो 0 होगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री। देखो ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, इसको 0 बनाने का जो मेन फैक्टर है वो ये है, ये जिम्मेदार है। और अगर ये 0 दे रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो जब भी आपके दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो दैट इंप्लाइज कंडीशन होती है ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। और रिवर्स भी यूज करेंगे हम, अगर हम दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहेंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 शो कर सकते हैं। तो डबल कंडीशन है, ये दिया हुआ है कंक्लूजन ये बोलो, वो दिया हुआ है कंक्लूजन ये निकाल। फोर्थ, आई कैप डॉट आई कैप, इस प्रॉपर्टी से बताओगे ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आई कैप की वैल्यू क्या होती है उसके मैग्नीट्यूड की, 1। भाई कैप लगा हुआ है यानी कि यूनिट वेक्टर है। अब आपने मेरे को ठीक बोला, आपने बोला मान लो ये आई कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, तो आई कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर तो 1 हो गया। तो इसलिए कभी भी जब आई डॉट आई की वैल्यू निकालनी होगी तो हम डायरेक्टली उसको क्या लिखेंगे, 1। सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू भी 1। अब आप मेरे को आई डॉट जे निकाल के बताओ, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग है, 0। कैसे 0 भाई, देखो यहां पर तो आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, चलो यहां पर आएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, चलो वो भी 1 हो गया। यहां पर थीटा कितना आएगा,
आई और जे के बीच में कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो कभी भी जब आई डॉट जे निकाल रहे हो या सिमिलरली आप जे डॉट के निकाल रहे हो या आप के डॉट आई निकाल रहे हो, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 0 लिखो। सिक्स, अगर आप दो वेक्टर को प्लस करते हो, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, फिर उसका डॉट निकालते हो उसी के साथ, तो बताओ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए डॉट ए को मॉड ए का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। राइट, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखेंगे भाई। अब इसको यहाँ पे खत्म नहीं करना है अभी, अब सुनो मेरी बात। आप इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के करो। कैसे निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। ए का डॉट ए से निकालोगे तो क्या लिखा देखो मैंने, ए डॉट ए का डॉट बी से निकालोगे, ए डॉट बी, फिर बी का डॉट ए से करोगे, बी डॉट ए, एंड प्लस बी डॉट बी इक्वल टू ये सेम, ये सेम। फाइनली बताओ ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए में क्या संबंध है? इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकाली हमने? ये ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर की। आप इसको डायरेक्ट याद रखें, ए और बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। एंड सिमिलरली इसी के नीचे लिख लेना, अगर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट। ठीक है, ये भी लिख लो। और एक और है, यहां लिख देता हूं ऊपर, यहां लिख लेना ऊपर, मैंने ऊपर लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन वेक्टर के सम का होल स्क्वायर भी ऐसी बनेगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट। ये भी याद रखना, इसके भी 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और ये भी यूज कर सकते हैं। अगर हम a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी से निकालेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। ये भी आप यूज करोगे डायरेक्ट, कहीं भी यूज करना हो। अभी एक चीज और बची है, वो लिखो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोटेड सर। ये रब कर दो थोड़ा सा ऊपर का, ये लिखा था शुरू का। इसके बाद एक और चीज आती है, 6 हो गए ना, 6 के अंदर में सारी हो गई है। 7 प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन समझो क्या होता है, फॉर्मूला तो बता ही दूंगा मैं, समझ भी लो क्या होता है। देखो, जैसे सपोज करो ये मेरा एक मार्कर है, ठीक है, ये बोर्ड एक स्क्रीन है, यहाँ पे पिक्चर चलेगी। अब प्रोजेक्टर मतलब यहाँ पे लगेगा आगे कहीं, तो यहाँ पे पिक्चर चलेगी इधर। अब मैंने क्या किया, प्रोजेक्टर से इसके ऊपर एक लाइट डाली। ये बिल्कुल मेरा जो मार्कर है, मान लो ये बिल्कुल बोर्ड के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है बोर्ड के। तो मुझे इसका प्रोजेक्शन इस स्क्रीन पे देखना है। तो जब लाइट रेज आएंगे और मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्शन के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ऐसे जाएगी बोर्ड के ऊपर पीछे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से भी जाएगी बोर्ड के ऊपर पीछे, और ये मेरा मार्कर बिल्कुल पैरेलल है बोर्ड के।
तो वो परपेंडिकुलर लाइन मान लो एक यहां मीट करेगी, एक यहां मीट करेगी। अब मुझे बताओ अगर ये बिल्कुल पैरेलल हुआ बोर्ड के, तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बिल्कुल पैरेलल है ये, सीधा इधर। मार्कर का होगा। बिल्कुल, जितनी मार्कर की लंबाई होगी उतना ही इसका प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन के लिए मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्शन के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करके वो दो डॉट ले लिए और उनके बीच का डिस्टेंस नाप दिया। ये है प्रोजेक्शन। अच्छा बात बताओ, थोड़ा सा अगर मैं टेढ़ा कर दूं, ये ऐसे बाहर की तरफ घुमा दिया, अब प्रोजेक्शन निकालेंगे, एक परपेंडिकुलर यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा। अब प्रोजेक्शन में दोनों डॉट पास में आ जाएंगे या और दूर हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। आप ऐसे देखो, मैं इसको जितना आगे की तरफ टर्न करते जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे कर दूं तो, बिल्कुल ऐसे कर दूं नुकीला एकदम इसके ऊपर, तो एक सिंगल डॉट आएगा। यहां से परपेंडिकुलर ऐसे निकल गया सामने, इससे परपेंडिकुलर ऐसे निकल गया, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे दोनों डॉट, तो प्रोजेक्शन जीरो हो जाए। समझे? तो प्रोजेक्शन में एक तो ये हो गया और एक जो स्क्रीन है वो हो गया जिस पर प्रोजेक्शन बनाया जा रहा है। अब इसका सेंस समझो यहां पे क्या मतलब है। ये एक वेक्टर है, कुछ लेंथ होगी इसकी पता नहीं, ए वेक्टर है। ये मेरी स्क्रीन है, ये बी वेक्टर स्क्रीन बना दिया हमने। इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, बोलो क्या करना है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इस स्क्रीन पे दो डॉट पे मीट करेंगे, इन दोनों डॉट के बीच का लेंथ निकाल लेंगे कितनी है, वो लेंथ ही आपकी प्रोजेक्शन हो जाएगी। प्रोजेक्शन, ये दो डॉट बने हैं ना जो, इनके बीच का डिस्टेंस प्रोजेक्शन हो गया। पैरेलल हुआ तो जितनी एक ही लंबाई होगी बिल्कुल उतना हो जाएगा प्रोजेक्शन। पैरेलल अगर हुआ मान लो, तो जितनी वेक्टर एक ही लंबाई होगी उतना ही आपका प्रोजेक्शन होगा। लेकिन अगर थोड़ा टेढ़ा होता चला जाएगा ये, तो प्रोजेक्शन कम बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है। मैक्सिमम प्रोजेक्शन कितना होता है? मैक्सिमम प्रोजेक्शन वेक्टर की लेंथ के बराबर होता है, वरना तो कम ही होगा, सोचो उससे तो। अब क्या करते हैं हम, प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम इस वेक्टर को यहां से पिक करेंगे, बिना लेंथ को चेंज किए, बिना डायरेक्शन को चेंज किए। वेक्टर्स को उठा के कहीं भी रख सकते हो आप लोग, लेकिन क्या चेंज नहीं करनी, उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, उसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। तो हमने क्या किया देखो, जैसे ये बी वेक्टर था ना, ये मान लो ऐसे था, हमने ए को उठा के उसको ऐसे रख दिया। बताओ मैंने दोनों को कैसा बना दिया? कोलिनियर, सॉरी कोइनिशियल। इसको उठा के ना मैंने ऐसे रख दिया। अब बताओ परपेंडिकुलर ड्रॉप कहां से होगा? एक पॉइंट तो पहले मैंने मिला दिया इसके साथ, यहां से आ जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे आ गया। ये पॉइंट सपोज करो P है और ये पॉइंट सपोज करो M है। अब मेरे को क्या निकालना है बताओ? P है, ये PM मेरा प्रोजेक्शन है। इनके बीच का एंगल बताओ? पता नहीं, थीटा। जरा मुझे cos थीटा की वैल्यू बताओ इस ट्रायंगल से। सिंपल टाइम 10th क्लास का टाइम कुछ करते थे जो, इस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू। बेस कितना है? बेस, ये तो वेक्टर का नाम है बी, तो PM बेस है। और हाइपोटेन्यूज क्या है बोलो? ए वेक्टर। ए वेक्टर हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता, वेक्टर है वो तो। सही बोल रहे हो आप, ए वेक्टर, लेकिन कुछ और बोलो वेक्टर के साथ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। पॉइंट लिखने की क्या जरूरत है, ये ठीक बोला शुभम ने। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई जो हाइपोटेन्यूज है वो लंबाई लेनी है। अब लंबाई क्या है? लंबाई तो खुद इसकी लंबाई है बस, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है। अब जरा इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो पीएम की वैल्यू क्या आ गई? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। और जरा मुझे cos थीटा डॉट प्रोडक्ट से बताओ मैंने आपको क्या लिखवाया? फर्स्ट टाइम भी लिखवाया था जो, a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड b cos थीटा into b vector upon magnitude of a vector into b vector। राइट, ये लिखवाया देखो। मैंने वहीं से cos थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी, a डॉट b के डिवाइड में डाल दिया मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर। तो मॉड a वेक्टर से मॉड a वेक्टर कैंसिल हो गया, क्या रह गया खाली? अब a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ये है आपका प्रोजेक्शन a वेक्टर ऑन b वेक्टर। इसको याद रखना है, नहीं आएगा डेरिवेशन कोई नहीं आएगा। हाँ, हम कोनिशियल बना लेंगे ना, हम उठा के इसको ऐसे रख देंगे ना। अब सुनो क्या करना है, जब आपको बोला जाएगा भाई a वेक्टर का प्रोजेक्शन b वेक्टर पे फाइंड आउट करो, ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दो वेक्टर हैं, एक स्क्रीन हो गई,
और एक आपका प्रोजेक्शन वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोनों का पहले तो निकाल देना ऊपर डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में रख देना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? यानी जो आपकी स्क्रीन बनेगा। स्क्रीन कौन बन रहा है? जैसे मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये बी वेक्टर आपकी स्क्रीन हो गई समझ लो। तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे रख दो। अच्छा मैं उल्टा कर दूं, मान लो मैं आपसे पूछूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अब बताओ। ऊपर दोनों का डॉट ही आना है, कुछ भी कर लो चाहे, और नीचे क्या जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। चलो अब आप ये नोट कर लो फटाफट से, ये है मेन टू। और ध्यान रखेंगे प्रोजेक्शन एक लंबाई होती है, कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, और नेगेटिव आ भी गई तो मॉडुलस में डाल के पॉजिटिव कर देंगे उसको। नोटेड सर। चलिए भी स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। बस आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्वेश्चन इसका 100% एग्जाम में कराओ। इस कॉपी को संभाल के रखना, मैं इसमें एडिशन में एनसीईआरटी सारी करवा दूंगा आपको। पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लिखो। फाइंड, पहला क्वेश्चन, फाइंड ए वेक्टर dot b vector where a vector is equals to I cap minus 2j cap plus k cap and b vector is equals to 4i cap minus 4j cap plus 7k cap। आपको इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, बीच में डॉट लगा हुआ है, और ये दो वेक्टर है। तो देखो सॉल्यूशन कितना आसान है। आपको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। प्रॉपर्टी कहती है पहले आप आई कैप का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ करोगे, फिर आप जे कैप का भी इन तीनों के साथ करोगे, फिर आप के कैप का भी इन तीनों के साथ करोगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम है जब आप आई का डॉट आई से करोगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 तो ये हो गया, 4 इंटू 1 सीधा 4 आ गया। अब आप आई का डॉट जे के साथ क्यों कर रहे हो? मत करो, वो 0 हो जाना है। और ऐसी आई का डॉट अगर आप के से करोगे तो वो भी 0 हो जाना है। तो सिर्फ आई का आई से करेंगे हम। अब नेक्स्ट बताओ किसका किससे करेंगे? जे का जे से करो। तो -2 को मल्टीप्लाई -4 से करो, सीधा 8 हो गया बस। और लास्ट वाला बता दो, 7 हो गया। देखो कि नंबर बन गया ये, 8 4 12 7 19। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो एक इसके अंदर क्वांटिटी बन 19 हो गया। सिंपल। इसका एक सेकंड पार्ट कर लो इसी के नीचे, ये फर्स्ट हो गया, एक सेकंड आप भी कर लो। एक ए वेक्टर लिख लो, जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज 2i plus 3j minus 2k। इसमें ध्यान रखेंगे आई कैप नहीं है तो उसको 0 ले सकते हो आप, 0 आई कैप है। निकालना इसका आंसर जल्दी से। नंबर में आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे आई जे के में आंसर कभी नहीं आएगा डॉट प्रोडक्ट का। 5 हो गया, ठीक है भाई। ये वाला 1 मल्टीप्लाई किससे होगा? सीधा 3 से होगा। और ये -1 मल्टीप्लाई -2 से होगा, तो हो गया 5। आगे चल रहे हैं, रुक नहीं रहा मैं। हो गया या करके बताऊं? सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ नहीं, सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्वेश्चन 2। अब आपको एंगल निकालना है, मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहले लिखो ए वेक्टर 3i कैप -2j कैप -6k कैप, और बी वेक्टर है 4i -j + 8k। इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। अब एक बात मेरी बात ध्यान से ये सुन लो, और चाहो तो लिख लो कहीं पे। जब भी आपको दो वेक्टर आई जे के कंपोनेंट्स में इस तरह से दिए जाएंगे और एंगल निकालना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या डॉट प्रोडक्ट से निकालना है? कहीं नहीं लिखा हुआ, आपको याद रखना है। जब भी एंगल पूछेंगे दो वेक्टर के बीच में, हमेशा हम यूज करेंगे इसे, हमेशा हर जगह। cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमेशा हम इसे ही यूज करें। आगे तक के लिए बता रहा हूं, 3D तक के लिए। जब भी मैं आपको बोलूंगा मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, तो आप बिना कहे इसको यूज करना। थीटा इसमें दो वेक्टर के बीच का एंगल, वो तो प्रोजेक्शन हो गया। ये प्रोजेक्शन ही तो एंगल निकाल रहे हैं हम तो। अब देखो ऊपर निकालो डॉट प्रोडक्ट, वो तो आपको निकालना आ गया। कितना आ रहा है ऊपर देखो, 3 × 4 12 हो गए, -2 × -1
+2 हो गया और माइनस का 48 हो गया, 6 8 जा 48 हो गया ना, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। याद है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? कैसे? इन तीनों के स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर कर लेते हैं सीधा। 9 4 और 36, 36 और 4 हो गए आपके 40, 40 और 9 49, 49 का रूट तो सीधा 7 लिख लेते हैं ना। इसका बताना, देखो ऐसे करो ना, 64 और 16 80 तो ये हो गए, 80 प्लस 1 ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, 9 है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 12 और 2 14, 14 में से 48 माइनस कर देना, -34 माइनस वो भी, तो कॉस इनवर्स मतलब कॉस को उधर भेज दिया ना, तो इनवर्स में एंगल आ जाएगा, कॉस इनवर्स -34/63, यही आंसर है। माइनस तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दो वेक्टर ना ऑब्ट्यूस एंगल पे इंक्लाइन हो, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना हुआ होगा। एंगल की वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता कॉस में कहां पे होती। कोई डाउट? एक आप करोगे अब, एंगल का ये फर्स्ट पार्ट हो गया, वेक्टर चेंज कर दो बस, एंगल निकालना है। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 2 -1, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 -1 1। एग्जाम में ऐसे प्रिंट होके भी आ सकते हैं वेक्टर्स, बना लोगे इसका वेक्टर आईजेके की फॉर्म में? यस सर। बस सिंपल है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। मैं से लिख रहा हूं जान के कि ऐसे लिखा हुआ है, आपको पता नहीं वेक्टर बोल रहे हो, दे रहे हैं कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट पे, तो वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जल्दी से एंगल निकाल के बताओ। -4/√18, 18 को √6 मल्टीप्लाइड बाय, वो तो √18 ही हो गया। सर मेरा -2/√18 आ रहा है। -2/√18 आ रहा है, रुको मैं चेक ही कर लेता हूँ फिर। यस सर, cos इनवर्स -2/√18। -2/√18। यही आ रहा है सबका, मैच का नहीं हो रहा। एक मिनट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है जरा बताना। वन इंटू वन वन, 2 इंटू -1 -2 -1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 1 √6 और इसका √3। ठीक कह रहे हो, ये आ रहा है -2/√18 और इस कॉस को इधर भेजना, इनवर्स बना दे, ऐसे ही छोड़ दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। वो इन्होंने क्या किया, √18 को लिखा पहले 3√2, लिख सकते हैं ना 3√2, फिर नीचे जो √2 था उन्होंने क्या किया, उस √2 से 2 को काट दिया, तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है -√2/3। तो बात एक ही, हम नहीं कर रहे सॉल्व, हमारी मर्जी है भाई, एंगल चाहिए एंगल बता तो रहे, ये रहा। डन, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, find the value of lambda if the vectors are perpendicular। पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोल दिए जाएंगे, आपको बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर, तो आपने एक ही काम करना है, सिर्फ दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको 0 के बराबर रखना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर बोले जाएंगे, कहेंगे देखो ये परपेंडिकुलर है, तो आपके दिमाग में एक ही बात हिट होनी चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लेना है। करो क्वेश्चन पहला पार्ट, ए वेक्टर लिख लो लैम्डा आई, लैम्डा इसमें देखो मिसिंग होगा कहीं, ये इसको ये रहा लैम्डा, लैम्डा आई प्लस 2j प्लस k, और बी वेक्टर लिख लो इसका 4 - 9 2, मतलब 4i - 9j प्लस 2k। ये ए है और ये बी है, दोनों परपेंडिकुलर है। फटाफट से दो लैम्डा की वैल्यू, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, टीचर को इतना ही बताना है, ए डॉट बी इनका 0 लेना है, ये बताना है आपको। 4 लैम्डा की वैल्यू 4,
करेक्ट 4 Yes, sir. Got it. डन यस किसी का सर सेकंड पार्ट 4 सबका 4 आ रहा है मैं करके बताऊं यशवंत हो गया अगर नहीं आएगा तो भाई पूछ लेना भाई मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ देखो क्योंकि सिंपल लग रहा है मुझे तो आप भी कर लोगे शायद 4 आ रही है ना 4 लैम्डा माइनस 18 प्लस 2 इक्वल टू 0 हाँ ठीक है 4 आ रही है इसी का सेकंड पार्ट लिखो ए वेक्टर है टू आई प्लस 3j प्लस 4k 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस लैम्डा के निकालो सेम क्वेश्चन है सेकंड पार्ट डाल दो मैं सीधा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर -3. -3 ओके आप बताएं भाई -3 देख लो भी गलत मत 3 आ करो रहा है 3 या -3 मिशिता आप चेक करो सर 3 3 आ रहा है मिशिता Yes, sir. 3. ध्यान से करो आपने प्री बोर्ड में सिली मिस्टेक कर रखी है पता है बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां ठीक है लैम्डा की वैल्यू 3 आ रही है हो गया डन हो गया आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इफ p वेक्टर इज इक्वल्स टू एक p वेक्टर दिया हुआ है इफ p वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 प्लस लैम्डा j माइनस 3k एंड q वेक्टर इज इक्वल्स टू एक और है q वेक्टर i प्लस 3j माइनस 5k ये दो वेक्टर दिए हुए हैं find the value of lambda so that p vector plus q vector is perpendicular to p vector minus q vector इस बार p और q परपेंडिकुलर नहीं है p प्लस q परपेंडिकुलर है p माइनस q पर तो लैम्डा निकालना है ये हो गया 2 मार्क्स में बोल सो 1 मार्क्स पे चल रहे इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं ठीक है मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कर रहा हूं कर लेना भाई एक तरीका तो ये है हमें मालूम है कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये 0 होना चाहिए पहले तो आपने ये लिख दिया आपके सॉल्यूशन का पहला स्टेप टीचर को सही में आ गया आपने 0 क्यों लिया है भाई क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है ठीक है अब आपने क्या किया पहले p और q को प्लस कर लिया कर लेते हैं प्लस 5 आई कैप में आई कैप ऐड हो गए 6 आई कैप बन गए लैम्डा जे कैप में 3 जे कैप ऐड होंगे तो ऐड तो हो नहीं पाएंगे लैम्डा और 3 तो आपने ऐसे लिख दिया लैम्डा प्लस 3 ऐड ही करना है लेकिन और जे कैप को ऐसे आपने बाहर कॉमन कर दिया ऐसे ऐड करना पड़ेगा जे को और -3 के में -5 के ऐड हो गया तो ये बन गए -8 के इसी तरह से आपने फाइंड आउट कर दिया p माइनस क्यू करते हैं चलो 5 में से आई कैप माइनस कर दो कितना रह गया 4 आई कैप लैम्डा जे कैप में से 3 जे कैप माइनस हो गया तो लैम्डा -3 करके जे कैप बाहर कॉमन हो गया और -3 में जब इसको माइनस करोगे ये +5 हो जाएगा तो -3 में +5 करो अरे करो +2 के -3 और +5 है और अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम बस डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वो तो बड़ा आसान है भाई 6 × 4 करो 24 चलो अब लैम्डा +3 को मल्टीप्लाई करो लैम्डा -3 से जे का कोएफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर -9 कर देते हैं a² - b² और -8 को 2 से मल्टीप्लाई करो -16 निकाल लो यहां से लैम्डा 24 में ये प्लस 25 माइनस हो गए लैम्डा स्क्वायर 1 आएगा लैम्डा की वैल्यू +-1 हो सकती है एक तरीका ये है भाई पहले p प्लस क्यू निकाल के दिखा दिया p माइनस क्यू निकाल के दिखा दिया दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रख दिया अब दूसरा मेथड जैसे ये लिखा हुआ है आपने
p प्लस क्यू डॉट p माइनस क्यू इक्वल टू 0 है। ये मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी अभी, प्रॉपर्टीज में लिखवाई है, देखो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या लिखते हैं बताओ इसको, राइट, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बस यहां पर क्या करना है, कोई p प्लस क्यू करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड p निकाल के उस पर स्क्वायर लगा देते हैं। ये रहा p, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9। अंडर रूट में नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने इस पे स्क्वायर लगा रखा। ये निकल गया मेरा p स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, मतलब p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 9 प्लस 25, अंडर रूट मत लगाना क्योंकि आपने स्क्वायरिंग कर रखी है पहले, एंड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके लैम्डा यहां से निकाल लो, बात तो एक ही है भाई। ये 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 तो कटेंगे ब्रैकेट खुलने पे, सिर्फ यही तो बचेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 0। बात वही है, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 ही आ रही है। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा एक दो स्टेप फालतू है, मर्जी आपकी है। डन सर। क्लियर हो गया? ये जो मैग्नीट्यूड है वैसे ये अंडर रूट में आना चाहिए था, अंडर रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रखा है हमने, तो अंडर रूट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ए वेक्टर लिख लो, ए वेक्टर है 5 i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, और एक बी वेक्टर लिख लो i प्लस 3j माइनस 5k। ये दो वेक्टर हैं। शो दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर is perpendicular to a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अगर मुझे इन दोनों को परपेंडिकुलर शो करना है तो मुझे क्या करना होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 शो करना होगा। अब आपके पास दो मेथड है, आप ऐसे भी 0 शो कर सकते हो, आप ऐसे भी 0 शो कर सकते हो, मर्जी आपकी है। क्या कर रहे हो, पहले a प्लस बी करोगे या वैसे करना चाहते हो, जैसे मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। 0 शो करना है आपको इन दोनों का डन डॉट। डन सर। सर। आ गया, 0 आ गया, ग्रेट। हो गया। यस सर। किस मेथड से कर रहे हो, पहले वाले से? दूसरे वाला थोड़ा सा आसान पड़ता है, सिंपल होता है। देखो ये आपने सिर्फ ये लिखना है भाई, हम देखो a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख दो, ये मैग्नीट्यूड a स्क्वायर हो गया, ये मैग्नीट्यूड b स्क्वायर हो गया, ये 0 दिखा दो बस, आ गया, 0 आ जाना चाहिए। 25 प्लस 9 प्लस 1, ये 35 हो रहा है, 35 ही आ रहा है ना, और ये कितना आ रहा है, ये 35 है, तो यही आ रहा है। 35 माइनस 35, ये 0 आ रहा है, तो हो गया शो, परपेंडिकुलर है। इसे छोटा हो जाएगा थोड़ा। एक लास्ट और बस, फिर आज आपको मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए। परसों जो क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके बोर्ड के लिए होंगे, सबके सब। एक ही और कर दो जरा, एनसीईआरटी जैसा ही है। आपको फाइंड करना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कंडीशन गिवन है, लिख लो। ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से 27 दिया हुआ है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी 27 है, और एक ये भी दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ट्वाइस होगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का। ये जरा ट्राई कर लो, इसको आपको मालूम है, अब तो तीसरी बार कर रहे हो, क्या लिखना है इसको, जीरो क्यों, पर ये थोड़ी परपेंडिकुलर है कोई, सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी देखो ना, ये क्यों कह रहे हो कि हमेशा ही जीरो होता है भाई, जब भी आएगा जीरो करेंगे इसको, बस वो लिख लो, इसको देख लो, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन किसका, हाँ तो वेक्टर का तो अपना भी आ जाएगा, 6 हो जाएगा भाई, वेक्टर बी का अगर 3 आएगा तो वेक्टर ए का तो डबल करके 6 कर देंगे सीधे। यस सर सेम। ठीक है, हो गया, क्या हुआ दिशान, इतना कर लिया ना, हाँ तो ठीक तो कर रहे हो, देखो आपने भाई इस कंडीशन को क्या लिख दिया, आपने इस कंडीशन को ये लिख दिया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये लिख दिया, 27 को 27 रहने दिया, वेक्टर ए किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी के, यहाँ पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कर हो जाएगा, और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर खोलना जरा, ये स्क्वायर खोलना, अब उसमें से ये माइनस कर देना, हाँ बताओ बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर। बस ये लो भाई, 4 मॉड बी स्क्वायर में से एक मॉड बी स्क्वायर माइनस हो गए तो 3 ही तो बचे, बस ये 3 से 27 कैंसिल हो गया, तो मॉड बी की वैल्यू क्या आ गई, क्यों ध्यान से देखो, प्लस माइनस 3। जैसे ही आप प्लस माइनस 3 लगाओगे यहाँ पे रेड मार्क बनेगा, तुरंत 0.5 काट दिया जाएगा, मॉड है, मॉड इससे लगाया जाता है क्योंकि वेक्टर बी मॉडुलस शो कर रहा है कि ये उसकी लंबाई है, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए गलती से भी प्लस माइनस मत लगा देना, किस केस में, जब वेक्टर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो उस केस में, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकल रहा है, प्लस माइनस लगाते ही मार्क्स कट जाएंगे, तो खाली 3 रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, अब यहाँ पे सीधा लिख देना देयरफॉर मॉड ए इक्वल टू 6, आंसर होगा, क्लियर हो गया, चलो जी बस, परसों इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इसको वाइंड अप कर देंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट, फिर मिक्स। थैंक यू सर। ओके जी, जय हिंद थैंक यू एवरीबॉडी। सर।